अंकित त्यागी और लोकतंत्र में आपका स्वागत है। शाम के 6 बज गए हैं और वक्त हो चुका है आपसे जुड़े हुए मुद्दों को आज फिर से लोकतंत्र में उठाने का। आज बात करेंगे एक बार फिर प्रदूषण की, जो लोगों को धीमी मौत दे रहा है, लेकिन इस पर सरकार कैसे टोपी ट्रांसफर करने में लगी हुई, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे हो खट्टर साहब की सरकार और चाहे हो चन्नी जी की, सब एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर के खेल में लगे हुए। आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकार की क्लास लगाई। सरकार की क्या दलील थी और कोर्ट में फटकार क्यों लगी, ये सब आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा आज बात होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव की भी। आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र क्यों आ गया, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की 6 बड़ी खबरें। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, तो आप लोकतंत्र पे हमारे साथ इस वक्त हैं और जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले बात करेंगे प्रदूषण की। दिल्ली में जो पूरा एक गैस चेंबर बना हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर सख्त है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी भी लोग पोल्यूशन से, ये जो देख रहे हैं आप, सुबह सुबह के जो लोग जाते हैं वॉक करने, साइकिलिंग करने, वो इस वक्त अपने लिए कितनी दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली का लगातार बेकाबू हुआ पड़ा है। हालात ये हैं कि अब पोल्यूशन धीरे धीरे बड़े खतरे में बदलता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इस पर लगातार सिर्फ राजनीति और आरोप प्रत्यारोप जारी है। मतलब एक तरफ पोल्यूशन से हाहाकार, दूसरी तरफ सरकार से लोगों की सिर्फ एक गुहार। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इससे परेशान तो इतने हैं कि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, उनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और जो मुंह में रात को हवा जाती है उससे उल्टी आती है रात में। पोल्यूशन जैसे बढ़ रहा है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा लोगों पे इफ़ेक्ट हो रहा है और इट्स राइट, आई थिंक कि वो सही कर रहे हैं, उनको इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। बाद में क्यों नहीं आती, जब वो जलाते हैं उसी समय ज़्यादा होता है प्रदूषण, उस पर तो कंट्रोल करना चाहिए, लोग कर ही नहीं रहे कंट्रोल। और ऊपर से हम मास्क भी लगा रहे हैं तो इससे और ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है इन दिनों में। बहुत ज़्यादा परेशान है, गला खराब है, जुकाम हो रहा है, जिसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से हम लोगों को। अफसोस की बात है लेकिन सच है, एक तरफ पॉल्यूशन से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ इस पर सियासत हो रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जहरीली हवा और परेशानी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को फटकार लगाई। खासकर दिल्ली सरकार से कोर्ट ने कई सवाल पूछे। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने एफिडेविट फाइल किया है। कोर्ट ने इस पर कहा, एफिडेविट को भूल जाइए, हमें बताइए क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि एमसीडी को कुछ कदम उठाने हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप एमसीडी पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप ये कहेंगे तो हम आपके कुल रेवेन्यू की ऑडिट के आदेश देंगे। आप अपने प्रचार पर काफी खर्च कर रहे हैं। इस सुनवाई के दौरान प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि नाखुशी भी जताई और कहा कि हमने जो उम्मीद की थी कि सरकारें काम करेंगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। आपने कुछ नहीं बताया है, हमें एजेंडा बताना पड़ रहा है। कल तक हमें इंडस्ट्री, सड़क, वर्क फ्रॉम होम, पराली के मुद्दों पर जवाब दीजिए। इस पर फोकस करके हलफनामा दाखिल करें। आज बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से और बहुत निर्णायक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को कि हम स्टबल बर्निंग के पीछे छिपने की आवश्यकता हमें नहीं है। जो मुख्य मुद्दे हैं वायु प्रदूषण के, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हियरिंग में भी कहा है कि मुख्य मुद्दे दिल्ली के प्रदूषण के या दिल्ली के आसपास के एरियाज के प्रदूषण के, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के जो हैं, वो वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो वाहनों से जो प्रदूषण आता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जो उपाय किए हैं, उसे लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार से जानकारी देने को कहा है। इधर दिल्ली सरकार पहले से ही लॉकडाउन की बात कह रही है। हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इफेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली, हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश, सभी मिल करके जब एनसीआर में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। एक तरफ सियासी दलील है और दूसरी तरफ प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। हालांकि इन बातों का असर दिल्ली में कितना दिखेगा और दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत कब मिलेगी, ये अभी भी एक अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। मैं आपको, क्योंकि पराली को लेकर काफी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बात हुई, आज एक बड़ी कमाल की चीज देखने को मिली। सरकार ने, केंद्र सरकार ने किस तरीके से
एक ही एफिडेविट में दो अलग अलग बातें कही। आपको एक ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पीछे आप यहां पर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर पराली को लेकर जो प्रदूषण है उसको लेकर कितना प्रदूषण बढ़ा है। केंद्र ने अलग अलग दावे किए एक ही एफिडेविट में। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था, उनका दावा था कि पोल्यूशन जो पराली से आता है उसका योगदान करीब 25 से 30% है। ये सॉलिसिटर जनरल ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हल्फनामा दायर किया और उसमें दावा किया कि पराली का जो पोल्यूशन है उसका योगदान मात्र 10% है। लिखित हल्फनामे में केंद्र सरकार ने इस पूरे पोल्यूशन को जो योगदान है उसको सिर्फ 4% पर आका। अब क्या ऐसी मजबूरी है, क्योंकि कई सारे सवाल भी इससे उठते हैं और वो सवाल मैं इस समय आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद फिर चलेंगे जो इसमें पूरे पेटिशनर हैं उनके जो वकील हैं, सीनियर अधिवक्ता फॉर्मर एएसजी विकास सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं पहले सवाल जरा फटाफट आपके सामने रखना चाहता हूं, उनसे भी पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या जो पंजाब में चुनाव है उसकी वजह से राजनीतिक दल चुप है? क्योंकि आम आदमी पार्टी वैसे कहती है देखिए पराली पराली पराली, पर जब केंद्र कहता है आप किसानों पे दोष दे रहे हैं तो कहते नहीं हम किसानों पे दोष नहीं दे रहे। किसानों से पराली के जो सवाल है उस पर राजनीतिक नुकसान का डर है सबको, इसी वजह से इस पर कुछ काम नहीं हो पाता। पराली जलाने से पोल्यूशन तो होता है, फिर एक्शन में देरी क्यों होती है? और चुनावी जो माहौल है उसमें पराली का अब तक कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। और एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि किसानों पर सारा दोष नहीं मढ़ा जा सकता। किसान पराली ना जलाएं इसके लिए क्या ऑप्शन अब तक सरकारों ने दिए हैं, इस पर भी एक बड़ी बात बहस और कम से कम सुप्रीम कोर्ट को जरूर इसका संज्ञान लेना चाहिए। विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, क्योंकि आपने आज बड़ी आप नाखुशी भी जताई जिस तरीके से आज एफिडेविट भी जो दिए गए, जो केंद्र सरकार का जो एफिडेविट है और पराली को लेकर ऐसा क्यों लगता है कि सरकार अभी तक मनी नहीं बना पा रही कि पोल्यूशन का उसमें कितना पूरा कंट्रीब्यूशन है? कभी कहते हैं 25%, कभी कहते हैं 40%, कभी कहते हैं 4%। देखिए, जो सरकार का जो हलफनामा है उसमें जो एफिडेविट में जो आपने देखा होगा जिस 4% की आप बात कर रहे हैं वो एक नॉर्मल एवरेज की बात की गई है, कोई इस समय के पोल्यूशन की बात नहीं की गई है। और जो अभी का पोल्यूशन है जिसके बेसिस पे ये केस चल रहा है उसका बात जिक्र 114 पन्ने पे आया है, जो कि सरकार की जो एक कमेटी थी, उच्च स्तरीय कमेटी, जिसमें पंजाब के भी एनवायरमेंट सेक्रेटरी थे, हरियाणा के भी एनवायरमेंट सेक्रेटरी थे, दिल्ली के भी एनवायरमेंट सेक्रेटरी थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुट्टी साहब थे जो उस कमीशन के हेड कर रहे हैं। उनकी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो कल के मीटिंग में जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है वो ये कहा है कि 35 से 40% प्रदूषण वो इसके पराली से ही हो रहा है, जो स्टबल बर्निंग से ही हो रहा है। तो इसलिए या तो सॉलिसिटर जनरल पढ़ के नहीं आए थे या सॉलिसिटर जनरल ने गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि जब उनका खुद का एफिडेविट 114 पन्ने पे क्लियरली कह रहा है कि 35 से 40% स्टबल बर्निंग से हो रहा है पोल्यूशन दिल्ली का, आज का पोल्यूशन दिल्ली का, तो उनका ओरल स्टेटमेंट कि 10% से कम चला गया, कोई मेरे ख्याल से बहुत गलत स्टेटमेंट है। दूसरी बात कि उनके उसी हलफनामे में जो उच्च स्तरीय कमेटी है जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, उन लोगों ने ये भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह जो एक्टिविटी है वो हमेशा चलती रहती है, इसलिए उसमें कोई उसमें ज़्यादा उसको रोक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको खाली निगरानी रखने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई काम ना करे कंस्ट्रक्शन के दौरान जिससे कि प्रदूषण बढ़ता है जी। और ये असल जो मुद्दा है वो ये सिर्फ ये स्टबल बर्निंग का ही है, लेकिन किस तरह से उन्होंने सारा उलटने की कोशिश की गई वो तो अब मेरे को लगता है सरकार को ही पता करना चाहिए कि क्यों सॉलिसिटर जनरल ने किसके कहने पे इस तरह का ओरल स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उसी हलफनामे में ये जो कमेटी की रिपोर्ट है ये स्टार्ट हो रही है और उसके 114 पन्ने पे ये सारी बातें उन्होंने खुद ही लिखी हुई है। इसलिए अब जो है वो इनको परसों जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगी जी तो देखना पड़ेगा कि क्या इसमें किस तरह से इस मामले को इसको सुलटाया जाए, क्योंकि अदरवाइज तो जिस तरह का प्रॉब्लम आज कल से मैं भी स्टेरॉइड का ओरल ड्रग्स खा रहा हूँ, बिल्कुल इतना ज्यादा पोल्यूशन का ये है। हालांकि आज पेपर में बता रहे हैं कि थोड़ा सा गिरा है पोल्यूशन, आज के दिन में वेरी पुअर आ गया है, लेकिन जो इनको असली कड़ाई करनी है वो स्टबल बर्निंग पे ही करनी है बनिस्बत की ये कंस्ट्रक्शन और ये सब बैन करने के लिए। विकास सिंह जी, आपको लगता है कि इसको पूरे मुद्दे को लेकर, ये हर साल का मुद्दा है, ये हर साल सबको पता होता है 10-15 दिन ऐसी बुरी हालत होने वाली है, सरकारें सिर्फ बात करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं, पर कोई एक फॉर्मुलेटिव एक सब्सटैंटिव प्लान नहीं बन पा रहा है। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या राजनीतिक कारण है? किसानों को कह नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा वोट बैंक है?
देखिए, आज के दिन में आपको याद होगा पिछले साल एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी मेरे ही कहने पे जस्टिस मदन लोकुर की, और उस मदन लोकुर की कमेटी को हटाने के लिए सरकार ने कानून बना दी कि उनको किसी तरह से उनकी कमेटी ना बने। आज के दिन में क्या प्रॉब्लम हो रही है? आज के दिन में पंजाब का इलेक्शन सामने है, बीजेपी भी चाह रहा है कि फार्मर के वोट उसको मिले, आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर बड़ा प्रत्याशी है, वो भी चाह रहा है कि उसको फार्मर के वोट मिले, और पंजाब गवर्नमेंट तो इलेक्शन लड़ ही रहा है, उसको तो अपने वोट को बचा कर रखना है। इसलिए कोई फार्मर वाले इशू को कोई भी जोर से बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि जहां जोर से बोलेगा तो कड़ाई करने के लिए सरकार कोर्ट बोलेगी, और कड़ाई करने के लिए बोलेगी तो जो कड़ाई करेगा उसके ऊपर वो बरसेगा फार्मर का ये अपना फीलिंग कि भाई इन्होंने हमारे खिलाफ इस तरह से कड़ाई करवा दी है। आज के दिन में एक निष्पक्ष तरीके से कोई एक ऐसा कमीशन चाहिए जो कि किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशन से इस तरह के मामले में वो प्रभावित ना हो, तभी एक निष्पक्ष तरीके से इस तरह के मामले को देखा जा सकता है। अब आपको बताएं, जो स्टबल बर्निंग के जो रिपोर्ट है, और उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ, ये मैं नहीं बाहर से नहीं खोल रहा, मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा आपको, ये जो आंकड़े केंद्र सरकार के उन्हीं आंकड़ों को मैं बता रहा हूं कि स्टबल बर्निंग पिछले साल से बहुत बढ़ा हुआ है इस साल, हरियाणा में भी और पंजाब में भी। अगर स्टबल बर्निंग बढ़ गया है, और दिल्ली सरकार ने एक निकाला है, एक पूसा इंस्टीट्यूट से मिल करके कुछ ऐसा केमिकल निकाला है जिसको कि अगर आप स्प्रे कर दें तो स्टबल जो है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, और इनफैक्ट उससे जमीन की वो भी बढ़ जाती है, उत्पादकता भी बढ़ जाती है। तो वो जो इस्तेमाल है या तो वो करे, या उनको कुछ उस तरह का प्रलोभन दे कि भाई वो स्टबल बर्निंग ना करे, क्योंकि स्टबल बर्निंग का मतलब क्या है, उसको अगर आप स्टबल को अगर यूटिलाइज करना चाहे तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगता है। बिल्कुल, जला देना आसान एक तरीका है। तो अगर आप उनको कोई तरीके का कुछ इंसेंटिव दें कि वो उसको इस तरह से खेती करे कि स्टबल फिर से जमीन में चला जाए, तो वो एक तरह से प्रदूषण में भी फायदा करेगा और जमीन में भी फायदा करेगा। जो वो है स्टबल, उसका एक न्यूट्रिएंट वैल्यू है जो कि जमीन में काम आ सकता है। तो जो ठोस कदम है वो तो यही है। अगर आप ठोस कदम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि फार्मर्स नाराज हो जाएंगे और इलेक्शन 2-4 महीने में इलेक्शन आने वाला है, तो फिर दिल्ली की सरकार मरते रहे, दिल्ली की सरकार पोल्यूशन में दबा रहे, और सेंटर और स्टेट सारे अपना एक तरफ सिर घुमा करके बैठे रहे, और हम लोग को जो 2-4 महीने में जब तक ये खत्म हो जाएगा अपने आप, जब ये प्रॉब्लम, तब उसके बाद हम लोग अपने आप, जो बच जाएगा बचेगा, जो नहीं बचेगा नहीं बचेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है। विकास सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम हमारे जैसे लोगों की कंसर्न्स को वह रखने के लिए आपने जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है, बुधवार को भी एक बार हियरिंग होगी, फिर सुनेंगे कि क्या उस हियरिंग में निकला, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की आवश्यकता है। दिल्ली की हालत क्या है, फटाफट आपको ले चलता हूं। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जो एक बड़ा शो पीस था दिल्ली सरकार का, जो एक स्मोक जो टावर लगाया गया था, जिससे एक उम्मीद थी कि अच्छा यहां से प्रदूषण का जो नियंत्रण करेगा, वहां से क्या स्थिति है दिल्ली के लोगों की, और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो क्या स्थिति बता रहा है, फटाफट आपको ले चलते हैं। क्या स्थिति है अभी पोल्यूशन की? जी बिल्कुल अंकित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्मोक टावर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, और इसकी ये बताई गई थी क्षमता की प्रति सेकंड जो है ये 1000 क्यूबिक मीटर ये हवा को साफ करेगा 1 किलोमीटर के दायरे में। देखिए इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे उस बोर्ड में 2 तरह की चीज़ें लिखे पड़े। एक है बाहर की वायु गुणवत्ता, और एक है वायु गुणवत्ता निर्धारित, यानी कि जो बाहर की जो पॉल्यूशन है PM 2.5 वो 345.25 है, और PM10 जो है 391.80 है। वही इस स्मोक टावर के पास की अगर मैं आपको स्थिति बताना चाहूं तो यहाँ पर PM 2.5 जो है वो 215.23 है, और PM10 जो है 241.48 है। यानी कि बाहर की जो आउटसाइड की जो एयर क्वालिटी है उसके मुकाबले जो है यहाँ पर जो स्मोक टावर है इसकी एयर क्वालिटी काफ़ी कम देखी जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो स्मोक टावर के जो संचालक हैं मोहसिन, उनका ये कहना है कि हमने 50 से लेकर के 70% तक जो है हवा की गुणवत्ता को साफ किया है। यानी कि जो स्मोक टावर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको अगस्त महीने में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की गई थी, जिसमें IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली जो है इसके वो अध्ययन कर रहे हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था इसके उद्घाटन के समय में कि अगर ये सफल रहा, अगर ये पायलट प्रोजेक्ट, तो दिल्ली में और भी अलग अलग हिस्सों में लगाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो 40 पंखे लगे हुए हैं उसके जरिए जो यहाँ पर प्रदूषण की जो क्षमता है उसको कम की जा रही है, क्योंकि ये साफ तौर पर स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है कि PM 2.5 जो बाहर में है और PM 2.5 जो यहाँ पर आसपास में है उसमें काफी फर्क तो दिख रहा है।
लेकिन इस पे भी अब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की आवश्यकता है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। तो देखना होगा कि क्या इसको और बड़े व्यापक पैमाने पे इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरित हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उसका अब हम लोकतंत्र में थोड़ा खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप और मुझे सबको वोट देना है और सब लोग सोच समझ के कहीं पर भी चुनाव हो वोट देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कई चीजों का जिक्र हो रहा है। अब आप भी सोचेंगे, कभी जैम बटर की बात होने लगती है तो कभी जिन्ना का जिन आ जाता है। अब चुनाव प्रचार के दौरान एक और नए किरदार को सामने लाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर। जहां पर जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, वहां पर हम सबको इतिहास की क्लास ही पढ़ाए जा रहे हैं नेता, क्योंकि उनका प्रेजेंट देखकर शायद उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उन्हें वोट देंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर और बात करेंगे। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर एक बयान दिया तो विपक्षी इस बयान का फैक्ट चेक करने निकल पड़े। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के इस बयान को लेकर पलटवार कर दिया। 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन बात 322 ईसा पूर्व की हो रही है। सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का वो पूरा बयान सुनाते हैं जिस पर ये बवाल खड़ा हो गया है। यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। योगी आदित्यनाथ इतिहासकारों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यूपी के सियासी संग्राम में ताल ठोक रहे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इतिहास के ज्ञान पर ही सवाल उठा दिया। ओवैसी ने लिखा, हिंदुत्व नकली इतिहास की फैक्ट्री। सिकंदर और चंद्रगुप्त कभी जंग के मैदान में आमने सामने आए ही नहीं थे। बाबा लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी दोनों के अलग अलग वक्तव्य हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर जंग के मैदान में आमने सामने कभी गए भी थे? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को जंग में मात दी थी? इस फैक्ट को चेक करने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। सिकंदर या अलेक्जेंडर तृतीय का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में सिंधु राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था। सिकंदर पोरस को हराकर मगध साम्राज्य की तरफ कदम बढ़ा रहा था, लेकिन वो बीमार पड़ गया और बीमारी के कारण 323 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की कमान 321 ईसा पूर्व में संभाली थी, यानी सिकंदर की मौत के 2 साल बाद। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के अधीन गए इलाकों को मुक्त कराने का अभियान छेड़ दिया। इसी दौरान सिकंदर के सेनापति सेक्युलस प्रथम से चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई। 305 ईसा पूर्व में हुई इस युद्ध में सेक्युलस को चंद्रगुप्त के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय चंद्रगुप्त का कोई युद्ध अलेक्जेंडर के साथ हुआ है, ये हमें अभी तक के शोध में कहीं नहीं मिलता है। कुछ इतिहासकार ये भी दलील देते हैं कि चूंकि सेक्युलस सिकंदर का ही सेनापति था, इसलिए आमतौर पर चंद्रगुप्त और सेक्युलस के बीच की लड़ाई को कई बार चंद्रगुप्त और सिकंदर की लड़ाई के रूप में भी पेश करना आम चलन हो गया है। सेल्यूकस जो है वो अलेक्जेंडर का सेनापति था और अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद इसने दोबारा भारत पर आक्रमण किया था और तब तक मगध में चंद्रगुप्त को प्रतिष्ठित कर चुके थे कौटिल्य और इनकी सेनाओं ने जाके सेल्यूकस का मुकाबला किया था। और इस बात का एक बड़ा स्पष्ट प्रमाण है कि उस युद्ध में सेल्यूकस को हार का सामना करना पड़ा था। बहरहाल ये लड़ाई लड़ी गई 326 ईसा पूर्व में, लेकिन आज सन 2021 में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसका जिक्र हो ही क्यों रहा है? सच क्या है, कौन सही है, ये तो इतिहास के जानकारों ने बता दिया, लेकिन यूपी की जनता को चंद्रगुप्त और सिकंदर से क्या मतलब है? वो तो सुनना चाहती है अपने हक और हुकूक की बात। अगर देखना चाहती है तो उत्तर प्रदेश में विकास। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
जो ऐतिहासिक स्थिति अब हमने आपको बता दी, अब इस पर राजनीतिक घमासान होना तो लाजमी है। अनिला सिंह जी जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदिल हसन साहब, ये AIMIM से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। अनिला जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है ये, एक तो आपने इतिहास में ले गए जनता को और इतिहास भी गलत पढ़ा दिया। मेरी राम राम सबको। और देखिए, ऐसा है कि इतिहास गलत पढ़ा दिया, नहीं पढ़ा दिया, स्लिप ऑफ टंग रहा, ये बहुत डिबेटेबल हो सकता है। देखिए, जो अगर हम अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर की भी बात करते हैं अंकित जी, उसका जो पूरा नरेटिव है हमारे भारत के किसी भी कहीं पे भी लिखा हुआ पढ़ा हुआ नहीं मिलता है। जो भी संस्मरण मिलता है वो उधर उनके देश का मिलता है। तो जो भी कुछ अगर बोला जा रहा है जो उनके देश का था, अलेक्जेंडर के जो देश का था, वहां से कलेक्ट करके बोला जा रहा है। हाँ, उनका, और आप एक सोचिए कि अलेक्जेंडर जो था, अगर उसने हमारे भारत पे आक्रमण किया होता तो जिस तरीके से कहानियां बताई जाती हैं कि पोरस को पकड़ लिया उसने और पोरस ने पूछा कि कैसे आपके साथ क्या सलूक किया जाए, उसने कहा एक राजा जो राजा से करता है, फिर उसको छोड़ दिया। फिर अलेक्जेंडर की सेना ने कहा वापस चलो, वो घायल था, बीच में मर गया, कबीलों ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया। ये सब मुझे लगता है कि एक जो अपने एक जो इनका, मैं कहूंगी कि एक हिस्टोरिकल राजा जिसने एक बहुत कम उम्र में बहुत कुछ पाया था, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए उनके देश ने इस प्रकार से लिखा। मेरे देश में इसका कोई संस्मरण नहीं मिलता है। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर वो स्लिप ऑफ टंग है, अगर जैसा अभी मैं कपिल जी को सुन रही थी, उन्होंने बताया था कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस को मार दिया गया था। ठीक है, हम उसको भी मान लेते हैं। तो तब भी हराया ना, एक विदेशी को हराया ना। नहीं, एक विदेशी को हराना, पहले तो अनिला जी, इसका अभी मुझे समझ में नहीं आया कि इसका जिक्र चुनाव में जिस सरकार के रोज हम सुनते हैं कि इतना बड़ा काम किया है, उस सरकार को अलेक्जेंडर और वो भी उसमें पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? इतिहास में क्यों ले जा रहे हैं? आज जो है, जो आपने काम किया है, उस पर चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल, हम तो उसी पे चुनाव लड़ना चाहते हैं ना। हमारे पास तो इतने सारे काम गिनाने के लिए हैं, परंतु उनसे भी तो थोड़ा सा पूछिए, जो बाबर को ले आते हैं बीच में, जो हमारे हिंदुत्व और हिंदू का अपमान करने तुल जाते हैं, जो हमारे भगवान श्री राम को बोलने वालों को निशाचर कह देते हैं, जरा उनसे भी पूछ लीजिए ना। बाबर को लाने और बाबर का पुराण जो सुनाया है मणिशंकर अय्यर ने, क्या वो अच्छी बात है? मेरे साथ कांग्रेस से तो कोई है नहीं फिलहाल, मेरे साथ AIMM के हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ा जोरदार हमला बोला योगी आदित्यनाथ जी पर, जो पूरा एक गलत फैक्ट उन्होंने जनता के सामने रखा इतिहास का। आदिल हसन साहब, इसी पे चुनाव पूरा खेल जाएंगे क्या? योगी आदित्यनाथ ने अगर गलती से बोल दिया ऐसा कुछ, तो उसी पे पूरा चुनाव खेल जाइएगा? इसमें चुनाव खेलने की बात नहीं, ये भाजपा का इतिहास है। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात में चुनाव हुआ था तो अलेक्जेंडर को कच्छ में हरवा दिया था। ये आप पता कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कच्छ में अलेक्जेंडर हारा है। उसी के नक्शे कदम पे योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे 2015 में हुंकार रैली में, तो मोदी जी ने कहा था तक्षशिला बिहार में है, वो भी गलत था। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि गंगा किनारे यहीं पे मृत्यु हुई थी अलेक्जेंडर की, वो भी गलत है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे न चल रहे हैं योगी जी कि कुछ गलत सलत बोल दो, कुछ बजा दो बाजा, उसी में होगा। असल बात जानकारी तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई पे कभी चर्चा होगी नहीं, महंगाई पे नहीं होगी, रोजगार पे नहीं होगी, गंगा पे लाशें बही उस पर नहीं होगी, कोविड कंट्रोल पे नहीं होगी, तालिबान पर ये बोलेंगे और जाकर डोवाल साहब तालिबान से मीटिंग करेंगे, जाकर वहां पर बिरयानी और कबाब खाएंगे। इन सब अगर सरकार चर्चा नहीं कर रही है तो इन सब पे सरकार को चर्चा करने के लिए, आदिल भाई, इन सब पे चर्चा को सरकार को चर्चा करने के लिए मजबूर करने का काम किसका है? विपक्ष का है। विपक्ष को अगर बाबर जिन्ना से फुर्सत मिले तब तो विपक्ष सवाल पूछे ना। भाई हमने तो हमेशा बोला कोविड पे बात करो ना, सरकार व्हाइट पेपर लाए ना कोविड पर, कि अगर मोदी सरकार में हिम्मत है और योगी सरकार में हिम्मत है, लाए कोविड पर व्हाइट पेपर कि क्या होता है, कोविड से कितने लोग मरे, ऑक्सीजन के कमियों से कितने लोग मरे, सरकार ने क्या स्थिति बना ली थी, कहां छुपे हुए थे योगी आदित्यनाथ जब सेकंड वेव आया था, तो
कहां था फर्स्ट वेव में, क्या पर तैयारी आदिल जी, थी? इस हम तो पर चैलेंज सवाल, करते हैं इस पे तो दोनों सवाल ये सरकार भी को। उठेगा, इनको जब मुसलमान, ओवैसी मस्जिद, साहब जाते पाकिस्तान, हैं अपने अफगानिस्तान, चुनावी तालिबान भाषण के में, अलावा तो वो भाजपा में मुख्तार दम नहीं है अंसारी कि जो एक चुनाव लड़ माफिया पाए। हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनकी वाहवाही भी कराते हैं। जो भी मुसलमान, जो भी अगर उस समाज से कोई अगर माफिया भी आता है तो कहते हैं उसके ऊपर अटैक इसलिए हो रहा है, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई इसलिए कर रही है क्योंकि वो समाज से है। तो तुष्टीकरण की राजनीति तो आप भी करते हैं, सिर्फ एक ही मजहब को आगे बढ़ाने की कोशिश आप भी करते हैं। अरे भाई, पूरा 93 एमएलए पर क्रिमिनल चार्ज है। भाजपा के जो अभी सिटिंग है उसमें गंभीर क्रिमिनल चार्जेस है। इनका एमएलए रेप में पकड़ाया, जाकर देखिए क्या हुआ। आप इनका एमएलए गृह मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, बैलिस्टिक रिपोर्ट आती है कि गोली उसके बंदूक से चली। उस पर क्या करते हैं मिश्रा जी के बेटा, गृह राज्य मंत्री का बेटा, उस पर अनिल जी को जवाब देने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की छवि के लोग हैं तो आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करके अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। दो गलत कभी सही तो हो नहीं सकते। पर अनिला जी, जब आप सवाल करती हैं और इस तरीके की बातें बताएंगी बाबर की और भगवान श्री राम की, तो निषाद साहब तो आपकी पार्टी में ही आए, उनके आपके साथ मुल्क के चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने भगवान राम पर कहा, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोले। मुद्दों की बात होती नहीं है। उत्तर प्रदेश में जैम बटर, भगवान श्री राम, जिन्ना, इसी पर चुनाव इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। अंकित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इस चीज का खंडन किया था, फिर डॉक्टर निषाद ने माफी भी मांग ली थी अपने बयान के लिए। दूसरी बात यह है कि मैं आदिल साहब को सुन रही थी। आदिल साहब, आपके जो नेता हैं लैला, उनका क्या इतिहास रहा है, उनके परिवार का क्या इतिहास रहा है हैदराबाद में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ज्यादा डींगे मत यहाँ पे बघारिए। आइए डिबेट कर लीजिए, तैयार हैं। मैं भी तैयार हूँ डिबेट के लिए। आइए डिबेट कर लीजिए, बिल्कुल उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसलिए ज्यादा डींगे आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम पर है, तैयार है। बीच में क्यों बोल रहे हैं साहब? थोड़ी तमीज सीखिए। आदिल साहब एक एक करके आपने बोल दिया। देखिए, आपने उनके ऊपर लगातार आरोप लगाए। अब उन्हें जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप उन्हें फिर आप उस पर वक्तव्य रख लीजिएगा। अनिला जी बताइए। जी, इन्होंने कहा कि कोविड पे बात क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल करिए। आदिल साहब, आपने बहुत अच्छी बात करी है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की आबादी है, और जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, त्राहिमाम मच रहा था, केरला में कितने लोग मरे? 1.5 लाख के करीब। महाराष्ट्र में कितने मरे? पंजाब में कितने मरे? ये कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए। मौत होती है, पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं थी, वहां से कंपेयर करिए। मेरे उत्तर प्रदेश में कितने मरे? तकरीबन 22,000। और ये केवल जो आप बता रहे हैं ना, रामनवमी की चद्दर उड़े हुए, गंगा में लाशें, कब्रिस्तान की तरफ क्यों नहीं कैमरा मुड़ रहा था? सारी मौतें जो है हिंदुओं की हुई थी। ये एजेंडा और ये कॉन्स्पिरेसी, समझ में नहीं आया था। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि कब्रिस्तान की तरफ क्यों नहीं मुड़ रहे थे। मौतों की बात हो रही थी अनिला जी, उसमें भी जो लोग कोविड में मारे गए, उसमें भी आप हिंदू मुसलमान दिखा रही हैं। मतलब जो अगर दिखाए सच्चाई की इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो आप कह रही हैं कि वो सिलेक्टिव सच्चाई दिखा रहा है। जहां पर लोग मारे जा रहे हैं उसको दिखा रहा है, उसमें भी आप मरे हुए लोगों में भी आप हिंदू और मुस्लिम ढूंढ रही हैं। बिल्कुल करूंगी। और सुनिए, षड्यंत्र कैसे रहा? सबको पता है कि चुनाव आ रहा है, 5 प्रदेशों में चुनाव है, यूपी का सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है, ठीक है। आप मुझे एक ऐसी जगह दिखा दीजिए जब ये दिखाया गया हो कि कोविड की वजह से कब्रिस्तान में भी लोग दफनाए जा रहे हैं। मैंने दिखाई है मैडम रिपोर्ट। मैंने वो रिपोर्ट दिखाई है। मैं कब्रिस्तान में भी गया जहां पर जगह कम पड़ गई थी, और मैं उन शमशान घाट में भी गया जहां पर लोगों को जलाने के लिए फुटपाथ पर जलाया जा रहा था, क्योंकि वहां पर जगह कम पड़ गई थी। ये मैंने सबने दिखाई है। और हिंदुओं को यह दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर योगी एक मुख्यमंत्री है, परंतु हिंदुओं देखो तुम्हारी कोई पूछ नहीं हो रही। ये एक षड्यंत्र था पूरा का पूरा। देखिए अनिला जी, कोविड में लोगों की मौत हुई और जो गंगा और उसके आसपास देखा गया वो शर्मनाक था। सरकार को कम से कम उस बात को मानना चाहिए। और दूसरा एक फैक्ट चेक आपका कर देता हूं, क्योंकि गलत बयानी शायद किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को करनी नहीं चाहिए। केरला में कोविड से अब तक, ठीक है, वैक्सीनेशन में कंपैरेटिव एनालिसिस बिल्कुल होना चाहिए। इन्हीं बातों पे, इन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए। पर अनिला जी, आपका एक फैक्ट चेक कर देता हूं। आपने कहा 1.5 लाख मौतें हुई हैं केरला में। केरला में अब तक 27,765 मौत हुई हैं कोरोना से। तो कम से कम ये ना बताएं कि 1.5 लाख मौतें हुई हैं। किसी के लिए भी गलत एक फैक्ट नहीं देना चाहिए। आदिल साहब, आप पे आ जाता हूं। जो पार्टी ही पूरी एक समुदाय की बात करती हो,
वो दूसरे लोगों पे उंगली उठा के बोलेगी कि देखिए ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी की राजनीति कर रहे हैं। भाई MIM में बिहार में 5 MLA जीते, क्या हम लोग को सभी वर्गों के लोगों ने वोट दिया? हैदराबाद में लगातार 1984 से लोकसभा जीत रहे, हर समाज के तबके के लोग ने वोट दिया। हमने कभी एंटी हिंदू कोई बात नहीं की है, हमने प्रो माइनॉरिटी, प्रो दलित, प्रो ट्राइबल बात की है। आप मीडिया जिस तरीके से प्रस्तुत करती है वो मीडिया का जोर है। भाजपा हमेशा एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी बोलती है। साहब ने जब कहा कि खुला छोड़ दो, बता देंगे 18 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है, तो वो क्या प्रो हिंदू बात थी? अरे बड़े भाई वो कोर्ट में चल रहा है। सुनिए और बात सुन लीजिए बड़े भाई, जाके गोवा में चुनाव है तो पोप से मिलने चले गए। चाइना पे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर लाए हैं 56 इंच का सीना में दम, तो रक्षा मंत्री और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बतलाएं कि चाइना पे और अरुणाचल में क्या स्टेटस है चाइना का। आज बिहार का दैनिक भास्कर अखबार ने 7100 एकड़ जमीन नेपाल ने कब्जा कर दिया भारत का। अनिला जी को बोल दीजिए कि डिफेंस मिनिस्टर को, गृह मंत्री को सूचना दे दे और प्रधानमंत्री कार्यालय को। चलिए अनिला जी सूचना देना दे, लेकिन उम्मीद यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिहार के वाल्मीकि नगर में कब्जा कर लिया, उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। एक ये जो ग्रिड में चला रहा था आपने वो देखी होगी, इसमें हमने जो कई सारे शब्द आपको दिखाए थे, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द पूरी उत्तर प्रदेश के अभी फिलहाल चुनाव प्रचार चल रहा है। अब हमें तय करना है कि ये मुद्दे हमारे लिए जरूरी हैं या बुनियादी सहूलतें हमारे लिए जरूरी है। फटाफट 10 खबरें बताता हूं, बुलेटिन में ब्रेक नहीं ले रहा हूं, उसके बाद फिर बात करेंगे। 2 बड़ी खबरें आपके लिए और भी हैं। अब बात करते हैं बिहार की। वहां पर एक RTI एक्टिविस्ट और पत्रकार की मौत के बाद एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। आज जला शव मिला इस पत्रकार का, लेकिन हत्या किसने की, हत्या के पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस पत्रकार के फेसबुक पेज से कुछ सुराग जरूर मिल रहे हैं। दरअसल आज यानी 15 नवंबर को ये एक बड़ा खुलासा करने की बात कह रहा था, लेकिन इससे पहले ही इसे मौत के घाट उतार दिया गया। क्या है ये सस्पेंस, पहले पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। वो बड़ा खुलासा करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। वो फिर किसी का पर्दाफाश करने वाला था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। बिहार के मधुबनी जिले के पत्रकार बुद्धिनाथ झा की हत्या के बाद एक सवाल अभी तक बरकरार है कि आखिर बुद्धिनाथ झा की हत्या के पीछे वजह क्या है। क्या बुद्धि का मर्डर और उसके फेसबुक पोस्ट में कोई कनेक्शन है? दरअसल लापता होने से 2 दिन पहले 7 नवंबर को बुद्धिनाथ ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट किया। बुद्धिनाथ झा ने नर्सिंग होम और अस्पताल संचालकों के खिलाफ अपनी मुहिम आगे बढ़ाते हुए 7 नवंबर को अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा था, The game will restart on the date 15/11/21। लेकिन बुद्धिनाथ झा 9 नवंबर को ही रात में लापता हो गए। बुद्धिनाथ को रात 9:58 पर आखिरी बार देखा गया। इसके बाद घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई। पुलिस ने बुद्धिनाथ झा का फोन का आखिरी लोकेशन भी ट्रैक किया, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। 12 नवंबर को गांव में एक अधजली लाश मिली। छानबीन में पता चला कि वो लाश बुद्धिनाथ झा का था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कई लोगों से इस मामले में पूछताछ कर रही है। पकड़ने के बाद बुलाया गया, वो बोली कि ऐसे ऐसे बात हुआ, स्वीकार की। पहले तो नाना कहानी की, उस पर स्वीकार की, और स्वीकार की तो हम लोग उसी के आधार पर ये 5 और को पकड़े हैं, जिसका नाम है रोशन कुमार साहब, एक है बिट्टू कुमार पंडित, तीसरा है दीपक कुमार पंडित, चौथा है पवन कुमार पंडित, 5वां है मनीष कुमार, और एक महिला है पूर्णकला देवी, जो कि जयराम पासवान साकिन अतरौली ब्रह्मपुरा में रहते हैं। इसी नीचा में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच का दावा तो कर रही है, लेकिन घर वाले लगातार इस हत्या को बुद्धिनाथ के फेसबुक पोस्ट से जोड़कर देख रहे हैं। बुद्धिनाथ की हत्या के पीछे नर्सिंग होम माफियाओं का हाथ होने का शक जता रहे हैं। इसके पीछे वजह समझिए। परिवार दल के माध्यम से, ITI के माध्यम से फर्जी हॉस्पिटल के विरोध में अभियान चला रहा था काफी पिछले दिनों से, जिसमें काफी फर्जी होम को जो है बंद करके भागना भी पड़ा और कितना को जुर्माना भी लगा। इसी के चलते सब फर्जी नर्सिंग होम जितना है आपस में मीटिंग करके षड्यंत्र रच के मेरा भाई को जो है 9:30 बजे रात में उस दिन से गायब है।
22 साल के बुद्धिनाथ पेशे से एक पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट थे। वो एक वेब पोर्टल चलाते थे। बुद्धिनाथ फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ मुहिम चलाते थे। फरवरी 2021 में 19 फर्जी नर्सिंग होम को बंद करवा चुके थे। दिसंबर 2020 में भी 9 फर्जी नर्सिंग होम का पर्दाफाश किया था। बुद्धिनाथ के आखिरी पोस्ट से भी यही लग रहा था कि वो फिर से कोई बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इसीलिए ये शक गहराता जा रहा है कि उनकी हत्या के पीछे उनके फेसबुक पोस्ट का कनेक्शन है। लेकिन इधर पुलिस एक अलग ही एंगल लेकर आ गई है। मधुबनी पुलिस कह रही है कि हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग है। कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला है। क्या ट्रायंगुलर प्रेम प्रसंग का मामला था? क्या त्रिकोणीय था? सर इसमें वो जो पवन है, पवन से कुछ ऐसा था, वो चाहता था इससे बात भी नहीं करे। 22 साल के युवा पत्रकार बुद्धिनाथ झा को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड के पीछे दो एंगल निकल कर आ रहे हैं। अब ये जांच का विषय है कि आखिर हत्या की असल वजह क्या है। लेकिन इस बीच वो खुलासा क्या था जो बुद्धिनाथ आज करने वाले थे? ये खुलासा अब एक सस्पेंस बनकर ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब बताइए किस किस को परेशानी थी इस पत्रकार से जो इसका ये अंजाम हुआ। जेएनयू की बात करता हूं। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो देश की सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, सबसे चर्चित यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। उसकी एक तरीके से चर्चा इस बात से भी होती है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट विंग है वो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि उसमें कैसे घमासान मची हुई है। अब जेएनयू की स्टूडेंट कम्युनिटी सेंटर में ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मारपिटाई के, ये जेएनयू के अंदर के हैं। 2 एबीवीपी और लेफ्ट स्टूडेंट्स जो है यूनियन विंग है, उनका एक सेमिनार को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर बढ़ा कि लोगों के सर फूट गए, कुर्सियां चल गई, एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया गया। आपको ये दिखाता हूं, ये देखिए उनको वहां पे मर्रम पट्टी जो आप देख रहे हैं इस विजुअल में हो रही है इनकी। इस झड़प में एबीवीपी के 3 और आयसा के 2 छात्र घायल भी हो गए। घायल छात्रों का इलाज अभी भी जारी है। अब एबीवीपी छात्र संगठन के मुताबिक कल रात जेएनयू कैंपस में बने स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर में उनकी रूटीन मीटिंग चल रही थी, तभी सैकड़ों की संख्या में लेफ्ट के छात्र संगठन के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया, ऐसा एबीवीपी कह रही है। बल्कि दूसरी तरीके से यह कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं उनके ऊपर एबीवीपी के छात्रों ने हमला किया। अब जेएनयू पर इस तरह की कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। एक बार हमने ये भी देखा कि बाहर से लोगों को बुलाकर कैसे छात्रों की बर्बरता से पिटाई करी गई थी। खबर अब यह भी आ रही है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैं सीधा चलता हूं अपने सहयोगी अनुज मिश्रा के पास। अनुज, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामला क्या है, क्या निकल के अभी तक आ रहा है? कोई दोषी इसमें चिन्हित हुए हैं? क्योंकि कोमल और बाकी जितने पहले मार पिटाई के दोषी थे जिनके चेहरे चर्चित हुए थे वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से अभी भी गायब है। जी बिल्कुल, फिलहाल जिस तरीके से शिकायत दी गई थी, दोनों तरफ से शिकायत दी गई थी, जेएनयू एबीवीपी की तरफ से शिकायत दी गई थी, साथ ही साथ लेफ्ट विंग्स का जो स्टूडेंट घायल हुआ था उसकी तरफ से ये शिकायत दी गई थी। इस बाबत दिल्ली पुलिस का शुरू में ये कहना था कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ वीडियोस पुलिस को मिले थे, उन वीडियोस को देखा गया। उसके बाद फिलहाल पुलिस ने दोनों पार्टीज की तरफ से 2 अलग अलग एफआईआर जो है इस पूरे मामले में दर्ज की है। पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि जो वीडियो फुटेज उनको मिले हैं, साथ ही साथ जो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ कर पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि एक बार फिर से 2 संगठन, जेएनयू छात्र संघ के 2 संगठन आमने सामने थे, दोनों में टकराव हुआ। सेमिनार को लेकर ये टकराव हुआ जिसमें दोनों के बीच में जमकर हंगामा हुआ, दोनों के बीच में ये टकराव चला। जहां एक तरफ एबीवीपी जो है वो आरोप लेफ्ट विंग्स पे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट विंग्स का आरोप है एबीवीपी पर। एबीवीपी का साफ तौर पे यही कहना था कि उनकी मीटिंग चल रही थी, इसी बीच जो है लेफ्ट के लोग जो है वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। लेकिन वहीं लेफ्ट का ये कहना है कि जो सेंटर था वो उन्होंने बुक कर रखा था। फिलहाल इस बाबत जो है दोनों तरफ से मार्च भी किया गया, लेकिन अब इस मामले में एफआईआर रजिस्टर हो चुका है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी और ये जांच करेगी कि आखिरकार इस पूरे मामले में गलती किसकी थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन कमाल की बात है कि देश की इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से हर दिन आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। लोकतंत्र में आज इतना ही, लेकिन शो खत्म करने से पहले
आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के जो सैनिक हैं वो कितना बड़ा बलिदान देते हैं जिससे कि मैं और आप सुरक्षित रह के अपना काम कर सकें। ये जो आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ उमड़ी है, ये मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद कैप्टन विप्लव त्रिपाठी की अंतिम विदाई की तस्वीरें हैं। शहीद कैप्टन त्रिपाठी का पार्थिव शरीर आज वायुसेना के विमान से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचा। इस दौरान उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। याद रहे कि इसके साथ उनके परिवार के, उनकी पत्नी और उनका बेटा भी मारा गया और साथ ही साथ 4 और जवान भी शहीद हुए। हमारी टाइम्स नाउ नवभारत की पूरी टीम की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि कर्नल विपिन त्रिपाठी को। Continuously from various political leaders, be it Prime Minister or other. आज के लिए हमारे पूरे कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी लोकतंत्र में शाम 6 बजे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। टाइम्स ऑफ भारत पर खबरों का सिलसिला जारी है। In association with Tata Punch, India's safest car.